ये लो भैया। भैया दही, वो भी बहन के हाथ का, समझो कि रामबाण है। इतना गुणकारी कि पेट के अंदर गया और उधर नई शक्ति जागी। लो भैया खाओ। अच्छा रूपा, मुझे एक बात बता, अगर इंसान की कोई चीज खो जाती है ना, तो वो उसे बहुत ढूंढता है। बहुत तलाश करने के बाद अगर वो चीज उसे मिल जाए तो उसे कितना खुश होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए। तो फिर मेरी किस्मत में ये खुशी क्यों नहीं है रूपा? भैया एक बात याद रखना, जो गम तुम्हें खुशी के बाद मिलता है ना, वो नर्क से भी बदतर होता है। लेकिन जो खुशी गम के बाद मिलती है, वो सच्ची खुशी होती है। तू कहना क्या चाहती है रूपा? भैया प्रगति के गम को तुमने अपनी जिंदगी का गम बना दिया है, और इस गम का अंत है खुशी। अब ये गम है या खुशी मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अब मेरी ये जिंदगी प्रगति की है। अगर मुझे प्रगति मिल जाती है तो मेरी बाकी की सारी जिंदगी खुशी से कटी। लेकिन अगर मुझे प्रगति नहीं मिली ना, तो उसके गम में गुजार दूंगा ये जिंदगी। हेलो राजेश। मोदी साहब, आप अंदर आइए ना। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते, कैसे हो बेटी? बस आपकी दया है, बैठिए ना। रूपा, तू मोदी साहब के लिए चाय है तो लेकर आ। मोदी साहब आप बैठिए ना। राजेश, तुमने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया? बैठो बैठो। मोदी साहब, मैं भला आपसे सवाल कैसे कर सकता हूँ? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं मोदी साहब। इतना शर्मिंदा कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। इसकी वजह यह है कि मुझे एक ऐसे आदमी ने धोखेबाज और बेईमान समझा जिस पर मुझे भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास है। तुम गलत समझ रहे हो। विश्वास तो अब भी है तुम पर, बस एक गलतफहमी थी। मोदी साहब, अगर ये सिर्फ एक गलतफहमी होती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मगर ये तो विश्वास उठ जाने की बात है। और मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। राजेश, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो मैं हूं कि मैंने इस बात की गहराई को नहीं समझा और जल्दी जल्दी में एक गलत फैसला कर लिया। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं मोदी साहब? आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, आप भला मुझसे माफी क्यों मांगेंगे? अगर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा तो इस भूल का प्रायश्चित कैसे होगा जो मुझसे हो गई है? राजेश, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो मेरे साथ, तुम्हारी जगह अब भी खाली है। मगर मोदी साहब, राजेश, जो गलती मुझसे हुई है उसका जवाब मुझे सिर्फ तुम्हें नहीं, मीना को भी देना है, और वो भी चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। मोदी साहब, मुझे आपके ऑफिस में दोबारा नौकरी करने के लिए किसी को वकालत करने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपकी बेटी क्यों। ये क्या कह रहे हो राजेश? हाँ मोदी साहब, जो दाग मेरे दामन पर लगा है, जब तक मैं उसे धो नहीं लेता, मैं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझूंगा। देखो राजेश, इसमें मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो ये है कि अनजाने में या गुस्से की हालत में मैंने तुम्हारे साथ वो सुलूक किया है जिसके लिए तुम जिंदगी भर मेरी सूरत ना देखने की भी बात कहो तो वो कम है। ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी नाराजगी बेवजह नहीं है। लेकिन मोदी साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तो फिर मेरे बुलाने पर तुम आए क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है मोदी साहब? आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं। मगर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। क्या कह रहे हो राजेश? मगर मैंने तो भेजा था रंजीत को तुम्हारे पास। मगर रंजीत मेरे पास नहीं है। अगर आता तो
मैं आपके पास आने से कभी इनकार नहीं करता। रंजीत तुम्हारे पास नहीं आया? जी नहीं। इसका मतलब बीच में जरूर कोई गड़बड़ है। अब बात समझ में आ रही। महेश, मगर यकीन रखो बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। भैया मोदी साहब चले गए? हाँ रूपा, चाय पिए बगैर? समझ में नहीं आता रूपा, कौन किससे शर्मिंदा है। भैया मैं बताओ कौन किससे शर्मिंदा है? तू बताई, बता। भैया झूठ शर्मिंदा है सच्चाई से, और मेरे भैया सच्चाई पे हैं। ग्रोवर सेठ, राजेश मुझे जिन हालात में मिला था और उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो भूल जाने लायक नहीं। दरअसल मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो बेईमान है। बात दरअसल ये है मोदी साहब कि आप बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं, और हर नेक और शरीफ इंसान आपकी तरह दूसरों को भी शरीफ इंसान समझता है। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है मोदी साहब, लेकिन है इसके बिल्कुल खिलाफ। मैं भी राजेश को एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का समझता था, मगर क्या ग्रोवर सेठ? मगर मेरा अंदाजा गलत निकला मोदी साहब, और आज इस मामले में मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार। तुम मेरे गुनहगार कैसे हो? वैसे मोदी साहब कि जब एजेंसी की बात चली तो राजेश ने मुझसे बहुत बड़े कमीशन की तलब की। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैं आपसे शिकायत भी करना चाहता था। मोदी साहब, राजेश ने तो उल्टा इन पर इल्जाम लगा दिया। मगर आपके पास राजेश की बेईमानी के कोई ठोस सबूत हैं? सबूत भी मिल जाएगा मोदी साहब, क्योंकि जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो अपने पीछे गुनाहों के निशान जरूर छोड़ जाता है। हाँ, मैं उन्हीं निशानों को तलाश कर रहा हूं। अगर उसकी गुनाह के कोई निशान मुझे मिल जाए तो ग्रोवर सेठ मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। कैसी बात करते हैं मोदी साहब? मतलब मैं आपसे कीमत कैसे ले सकता हूं? कीमत वसूल मत करो, मगर कोई सबूत तो दे सकते हो। हाँ मोदी साहब, सबूत जरूर दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। ग्रोवर सेठ, तुम्हें चाहे जितना वक्त लो, मगर सबूत मेरे सामने पेश कर दो। मोदी साहब, मैं सबूत जरूर पेश करूंगा। उसकी बेईमानी और धोखाबाजी के जिंदा जीते जागते सबूत पेश करूंगा आपके सामने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओके मोदी, अब क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा मिनी कि मोदी साहब को मैं सबूत कहां से ला कर दूंगा। बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं आप। अरे इन सब बातों के सबूत तो ठाकुर साहब के यहाँ बेहतर मिलेंगे। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठाकुर साहब, मैं ग्रोवर बोल रहा हूँ जी। हाँ ग्रोवर, बोलो क्या बात है? हाँ ठाकुर साहब, वो मोदी आया था जी। वो जो 10 लाख रुपए का चेक आपने दिया था ना, उसके लिए उसने राजेश को नौकरी से तो निकाल दिया ठाकुर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि राजेश के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ठाकुर साहब। तो क्या उसने राजेश को फिर से अपने यहां नौकरी पर रख लिया? ठाकुर साहब, वो राजेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहता है। मैं मोदी को आपके पास लेकर आता हूं, तब तक आप कोई ठोस सबूत बना लीजिए ठाकुर साहब, ताकि वो उसकी तरफ से पूरी तरह गुमान हो जाए। ग्रोवर, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि नफरत के खेल में हम कितने माहिर हैं। उसमें हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तुम एक बार उसे हमारे पास ले आओ,
क्या बात है ठाकुर साहब, इसका मतलब कि राजेश अब पेड़ से टूटा हुआ फल है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मोदी को आपके पास लेकर आता हूं। जी ठाकुर साहब, बाकी सब कुछ ठीक है जी, मैं हाजिर होता हूं। लो मिनी डार्लिंग, हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मेरी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशन। लव मेरी डार्लिंग। मोदी साहब, राजेश हमारे बेटे का दोस्त है, इसलिए हमने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह समझा। मगर हमें बाद में पता चला कि वो निहायत ही घटिया और कमीना आदमी है। अब देखिए ना, हमने आपकी मील खरीदी और जब हमें यह पता चला कि राजेश वहां काम करता है तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अपना ही आदमी है वहां पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमजाद अपनी औकात दिखा ही देता है। इतनी बड़ी डील देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने हमारे बेटे का लिहाज ना करते हुए उसे कमीशन मांग लिया और कमीशन ना मिलने की सूरत में उसने डील को कैंसिल करने की धमकी दे दी। मोदी साहब, उस वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई ब्रोकर होता तो उसे भी कमीशन देना पड़ता। अब इतनी बड़ी डील में 25-30 लाख रुपए की औकात ही क्या होती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप बैंक को फोन करके पता कर लें कि मैंने जो बात कही है वो गलत है या सही है। हाँ ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ राजेश का अकाउंट मेरे ही बैंक में, मेरी कंपनी का अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक में। तो फिर देरी किस बात की है मोदी साहब, फोन करके तसल्ली कर लें। हाँ हाँ, जरूर करूंगा ठाकुर साहब। हेलो, यूको बैंक। हेलो, हाँ मैं मोदी बोल रहा हूँ। हाँ मोदी साहब, बोलिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। भाई वो राजेश के अकाउंट चेक करके उसका बैलेंस कितना है बता सकेंगे? अभी बताता हूँ मोदी साहब, 1 मिनट। पाटिल, राजेश बाबू के अकाउंट में कितने पैसे? 10,44,000। हाँ मोदी साहब। हाँ हाँ बताइए। जी, उनके अकाउंट में 10,44,000 रुपये है। जी थैंक यू। वेलकम सर। खराबी इंसान में नहीं, इंसान के खून में होती है। राजेश तुम? जी हाँ मैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं ठाकुर साहब कि गुरुवार को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। आप मुझे फंसाना चाहते थे, मुझे बेईमान साबित कराना चाहते थे, मोदी साहब की नजरों में गिराना चाहते थे। मगर आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि आप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं। आप एक ऐसे महान बेटे के बाप हैं जो अपने कमीनेपन की वजह से मशहूर है। अपनी जबान पे लगाम दे वरना तो इस जबान खींच लूंगा। चिल्लाइए मत ठाकुर साहब, आपके चीखने और चिल्लाने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके और आपके बेटे के साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता था, आज के बाद वो रिश्ता दुश्मनी में बदल गया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सजा तो आप मुझे बाद में देंगे ठाकुर साहब, फिलहाल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस 10 लाख रुपए के लिए जो आपने मेरे अकाउंट में जमा करवाए हैं। अब वो पैसे मेरे हैं, मगर मैं उन्हें अपने ऊपर नहीं खर्चूंगा। मैं उस हराम की कमाई को गरीबों में बांट दूंगा, उन गरीबों को जिनकी जिंदगियां आपने और आपके बेटे ने मिलकर बर्बाद कर दी। चलो ड्राइवर। मोदी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीने राजेश बाबू को बेईमान साबित कर देते और फिर एक शरीफ इंसान उनके जुर्म का शिकार बन जाता। मगर आप हैं कौन? जी, मैं अमिता हूँ, विनोद ठाकुर की सेक्रेटरी। तो फिर आपका राजेश बाबू से क्या संबंध? वही जो एक मजलूम का दूसरे मजलूम के साथ होता है। मैं समझा नहीं। जी, मैं भी उनके जुल्म और अत्याचारों की सताई हुई हूँ। मगर आप तो सेक्रेटरी है ना विनोद ठाकुर की। वो एक लंबी कहानी है। मैं पहले दयाल इंडस्ट्रीज में काम करती थी। वहाँ मील की डील के वक्त मेरी मुलाकात विनोद ठाकुर के साथ हुई।
उसने मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर मुझे एक बिन ब्याही माँ बना दिया। मैं तो खुदकुशी करने निकली थी, लेकिन उनके मुलाजिम करण ने मेरी जान बचाकर मुझसे शादी कर ली। अब मैं विनोद ठाकुर की सेक्रेटरी भी हूँ और हवेली में भी रहती हूँ। ये किस तरह मुमकिन है? ये इन कमीनों की लाचारी है, मजबूरी है। इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी जान बच गई। मोदी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप अकेले इस घर से नहीं जा रहे हैं। आपने सांप की दुम पे पांव रखा है और वो एक दिन आपको जरूर डसेगा। अमिता, जब हम सांप के दुम पे पैर रख सकते हैं तो उसका फन भी कुचल सकते हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मोदी साहब, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? जरूर होता अगर राजेश पर लगाए हुए इल्जाम सही होते, मगर ये तो साजिश थी उसके खिलाफ, जिसमें ग्रोवर और ठाकुर दोनों शामिल थे। मगर अब मैं उसकी बेगुनाही के सारे सबूत अपने साथ ले आया हूं। अब तुम ये कहो कि तुम राजेश के घर गए थे और उसने तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। जी नहीं मोदी साहब, मैं दरअसल राजेश के घर के अंदर गया ही नहीं। मैं उसके दरवाजे पर ही रुक गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अंदर जाता तो मेरे साथ ऐसा सुलूक हो सकता था। अच्छा, तो ये सोचकर तुम उसके घर के अंदर नहीं गए? जी हाँ मोदी साहब, और अगर वो मेरी बेइज्जती करता तो वो तो आपकी भी बेइज्जती होती ना। देखो रंजीत, अब और झूठ बोलकर अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकते तुम। अब तो मुझे तुम्हारे बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि तुम्हें नौकरी पे रखूं या ना रखूं। अजी, मैं पूछ रही हूँ कि नौकरी से किसे निकाल रहे हैं आप? किसे मतलब? रंजीत को। रंजीत को? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों इस बेगुनाह के पीछे पड़े आप? तुम इसे बेगुनाह कह रही हो? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये। झूठ तो ये बेचारा डर के मारे बोल रहा है। आप भी, जिसने गुनाह किया उसे तो कुछ नहीं कहते और हाथ धोकर पीछे पड़ गए इसके। रंजीत बेटा, तू जा यहां से। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से। जी। बिंदु, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? इसकी? मोदी साहब, मैं तो हर बेगुनाह इंसान की तरफदारी करती हूँ। अब देखिए ना, बेचारा राजेश भी तो बेगुनाह था। क्या बात है मम्मी? किसकी बातें हो रही थी? ये बात तो तुम अपने डैडी से ही पूछो। ये ग्रोवर और ठाकुर थे जिन्होंने राजेश के खिलाफ साजिश करके इतना बवंडर खड़ा किया था। मगर राजेश ने भी उनकी वो धज्जियां उड़ाई कि वो देखता रह गया। ये किन ठाकुरों की बात हो रही है मोदी साहब? वो रतनपुर के रुद्र प्रताप सिंह। ओह मोदी साहब, रतनपुर के इन ठाकुरों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग बहुत ही कपटी और दुश्मनी निकालने वाले लोग हैं। तुम कैसे जानते हो उन्हें? मेरा पर्सनली तो कभी आमना सामना नहीं हुआ, मगर एक हादसे की वजह से मेरे चाचा और चाची को रतनपुर छोड़ना पड़ गया था। मोदी साहब, अच्छा हुआ कि बात वक्त पे साफ हो गई, वरना न जाने राजेश के साथ ये लोग क्या सुलूक करते हैं। सच कहा तुमने। देखो ना कैसी दरार डाल दी थी हमारे और राजेश के बीच। पापा, अब तो बात साफ हो गई है ना कि राजेश बाबू पे लगाए गए इल्जाम गलत थे। हाँ बेटी, मगर इसमें सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे है कि मैंने बिना सोचे समझे राजेश के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया। पापा, आपको शर्मिंदगी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग राजेश बाबू के पास जाएंगे और उन्हें वापस ले आएंगे। बिल्कुल ठीक, हम लाएंगे राजेश को वापस। बेटा, तुम लोग अगर ये काम कर लो ना तो मैं बच जाऊंगा शर्मिंदगी से। मोदी साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे इसमें शर्मिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो मीना, हम चलते हैं और वापस लेके आते हैं राजेश को। चलो। जी मोदी साहब। देखा कितनी खुश है मेरी बेटी। हाँ, बहुत खुश है। डैडी, बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए। अरे इसमें टॉपिक की क्या जरूरत है? चाहिए डैडी, और हमारे पास टॉपिक था प्रगति का, और अब वो टॉपिक डेडलॉक बन गया है। डेडलॉक? अरे किसने कहा डेडलॉक हो गया? भाई वो तो पुराना केस है, अभी अदालत में दोबारा पेश होगा। जुराएं होंगी, बहस मुबासे होंगे, गवाह और सबूत पेश होंगे, तब जाके उसका कहीं फैसला होगा। डैडी, ये बात आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं समझ पा रही है। बेटे,
फूल तोड़ते वक्त अगर कांटा हाथ में चुभ जाए तो फूल से भी डर लगने लगता है। बहरहाल ये एक वक्ती उलझन है। डैडी अगर आप कहे तो मैं प्रगति से जाके बात करती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम वहां नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल वहां नहीं जाओगी। तो फिर हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, वक्त का इंतजार। जिस वक्त ने दिलों में नफरत पैदा की है, जब तक वो वक्त उस नफरत को मोहब्बत में तब्दील नहीं करता, तब तक हम खामोश रहेंगे। अरे रूपा बेटे, तेरे देखना दरवाजे पर कौन है? ठाकुर रुद्र प्रताप को मेरे बेटे राजेश के साथ न जाने कौन से जन्म का बैर है। अंकल, ये सब कमीने ग्रोवर की वजह से हुआ है। नहीं बेटे, असल मुजरिम तो ठाकुर ही है। खैर, मुजरिम जो भी है उसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे, मगर सबसे पहले मैं राजेश बाबू को हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे मीना जी, ये क्या कर रही हैं आप भला मुझसे माफी क्यों मांगेंगी? बाप की गलती की माफी बेटी नहीं मांग सकती? बेटे राजेश, इन्हें माफ कर दो। लेकिन डैडी, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर आप कल से ड्यूटी पर आ जाएंगे? अच्छा देखिए मीना जी। देखिए राजेश बाबू, पापा के पास जाने के लिए आपको मेरी वकालत की कोई जरूरत नहीं है। मीना जी, आप लोगों के जो एहसान है मुझ पर, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं उतार सकता। हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने मुझ पर एहसान किया है। ऐसा एहसान। बस मीना, अब मुझे भी कुछ कहने दो। राजेश, असली एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, ऐसा एहसान जैसा आज तक कभी किसी और ने नहीं किया। अरे भाई, पूरा दिन एहसान ही जताते रहोगे या बात को भी आगे बढ़ाओगे? जरूर बढ़ेगी आगे अंकल बात, मगर पापा ने जो गलती की है उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं बेटे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, उनसे गलतफहमी जरूर हुई है, और गलतफहमी की कोई सजा नहीं होती। तो ठीक है, फाइन किया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत फाइन तो हो सकता है। तो पापा का ये फाइन है, आज रात को आप सभी को हमारे घर पार्टी। पार्टी? हाँ, राजेश बाबू के साथ साथ रूपा तुमको और अंकल आपको भी आना है। नहीं आने वालों को डबल फाइन। नहीं बेटे, हम जरूर आएंगे। राजेश बाबू आओगे ना? जी आऊंगा। तो फिर याद रहे, आज शाम को हमारे घर पार्टी। हाँ, आओ राजेश, वेलकम। आइए वकील साहब, वेलकम। थैंक यू। आओ रूपा बेटी। थैंक यू। खैर, मैं वकील साहब से थोड़ा मशवरा कर लूं। आइए वकील साहब। जरूर जरूर आइए, बैठिए। लेकिन जरा संभल के मोदी साहब, मेरे मशहूरों की फीस लगती है। अजी, फीस भी दे देंगे, मगर मशवरा कीमती होना चाहिए। मोदी अंकल, डैडी के मशवरे आपको अदालत की चौखट पर ले जाएंगे। जरा सोच समझकर मशवरा लीजिएगा। अरे बेटी, मोदी अंकल को तुम क्यों डरा रही हो? दरअसल मेरी बेटी रूपा जो है ना, ये राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ बनाना खूब जानती है। अरे अच्छा, तब तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। हाँ मोदी अंकल, मैं आपकी बहुत काम आ सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? वो क्यों? दरअसल मोदी साहब, रूपा ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है। अच्छा, मगर हमने कोई क्राइम नहीं किया है। अंकल, आजकल पुलिस क्रिमिनल्स के लिए नहीं, शरीफों के लिए होती है। वो कैसे? देखिए, शरीफ लोगों को धमकियां मिलती है और मदद के लिए वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। अच्छा, तब तो हमारी सिक्योरिटी पक्की हो गई। अंकल, मीना कहीं नजर नहीं आती। हाँ, वो तो शायद आपके आने की खुशी में कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रही। मीना बेटी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटी। हेलो रूपा। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। ये राजेश बाबू। अरे राजेश बाबू, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मीना जी। बड़ी ताज्जुब की बात है। हम है कि आपको अपना दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात बताते हैं, और आप है कि अपनी दिल की बात बताते ही नहीं। मीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेश बाबू, एक बात पूछो, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? मीना जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला आपसे नाराज क्यों होने लगा? तो फिर बताइए ना, क्या बात है?
मीना जी, आप बहुत ही हसीन हैं। जी शुक्रिया। और जितनी हसीन आप हैं, कुदरत ने आपको उससे भी हसीन दिल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी, जब आप मुझसे मिली थी तब आपने जिस तरह का सलूक किया था मेरे साथ, उसका अंजाम तो ये होना चाहिए था कि मुझे भी आपके साथ उसी तरह का सलूक करना चाहिए था। बात को जमी नहीं राजेश बाबू, जरा खुलकर कहिए ना। क्या ये गलत है कि आप मुझसे मोहब्बत करती थी? करती थी नहीं, अब भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, बस उसका अंदाज बदल गया है, और वो भी आप ही ने बदला है। हाँ मीना जी, मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से इसलिए नहीं दे सका क्योंकि मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी। राजेश बाबू, आप हर बात को अतीत में क्यों ले जाते हैं? क्या आपने किसी से मोहब्बत की थी, अब उससे मोहब्बत नहीं करते? जी, मैं अब भी उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो खुश नसीब? जी, उसका नाम प्रगति है। प्रगति? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, मैंने अपनी मोहब्बत का कभी जिक्र ही नहीं किया आपके सामने। वजह पूछ सकती हूँ? मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि अनिल आपसे बेहद प्यार करता है, मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मोहब्बत को बर्बाद होने से बचा लिया। राजेश बाबू, मैं आपके एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अनिल से मिलाया, मगर आपकी मोहब्बत है कहाँ? मुझे मिलाओगे नहीं उससे? मीना जी, लगता है मोहब्बत के मामले में मैं खुशनसीब नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? उसने भी तो आपसे मोहब्बत की होगी। मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है मीना जी, वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? आपने उसे बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ था मीना जी। जब मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया तब वो मुझे नहीं मिली। कहाँ चली गई? बस यूं समझ लीजिए मीना जी के जमाने ने उसे मुझसे और खुद अपने आप से बहुत दूर कर दिया था। तो फिर वो मिली नहीं आपको? मिली थी। तब तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया होगा। उसका मौका ही नहीं आया। क्यों? जब वो मुझसे मिली तब मुझे पता चला कि वो मुझसे बेहद नफरत करती है। आपसे और नफरत? ये तो नहीं हो सकता। हाँ मीना जी, ऐसा ही कुछ हुआ है। उसकी वजह है मेरा एक दोस्त, जिसने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नफरत तो उस दोस्त से करनी चाहिए, भला आपसे क्यों? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस कमीने का दोस्त हूं। ये तो बिल्कुल गलत है। गुनाह कोई और करे और सजा आपको मिले। हाँ मीना जी, यही बात है। मैं उससे जितनी मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। राजेश बाबू, ये नफरत किसी गलतफहमी की वजह से हुई है। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो फिर मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपकी मोहब्बत कामयाब हो जाए। हाँ माँ, यह सब मीना की वजह से हुआ है। मुझे तो मैनेजर की कुर्सी साफ नजर आ रही थी, मगर उसने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया। हाँ शालिनी, तुम दोनों जो बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सच है। कल रात पार्टी में भी वो अनिल को छोड़कर राजेश से चिपकी हुई थी। न जाने कौन सी बातें हो रही थी उन दोनों में। मीना अपने आप को कितनी भी तेज और होशियार क्यों ना समझे आंटी, वो रंजीत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी नजर आपके घर पर है, मोदी साहब की दौलत पर है, उस कुर्सी पर है जिस पर राजेश बैठता है, और उस दिल पर है जिस पर आज की तारीख में डॉक्टर अनिल का कब्जा है। बस आंटी आप देखती जाओ। मैंने अपने बिजनेस की डायरी में मोदी साहब का नाम और अपनी दिल की डायरी में मीना का नाम लिख दिया है। ये देखो। ये पर्स? हाँ, कल रात वो हमारे घर ये पर्स भूल गए थे। हाँ मीना,
मुझे भी लग रहा था कि राजेश कल रात बहुत अपसेट था। तुमने पूछा उससे उसकी परेशानी की वजह? उनकी परेशानी की वजह है ये तस्वीर। किसकी तस्वीर है ये? मोहब्बत की। मोहब्बत की? ये राजेश बाबू की मोहब्बत है। ये क्या कह रही हो तुम मीना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राजेश ने तो हमें कभी बताया भी नहीं इस बारे में। राजेश बाबू ने अपनी मोहब्बत को छुपाकर तुम्हारी मोहब्बत पर एहसान किया है। मीना, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, समझदार को दीवाना बना देती है। अच्छा, तो ये बताओ कि ये मोहब्बत कब दाखिल हुई राजेश की जिंदगी में? हमसे मिलने से पहले। क्या? हाँ, राजेश बाबू की मोहब्बत के बारे में मुझे कल ही पता चला। अच्छा, तो कौन है जिससे राजेश ने मोहब्बत की है? खुद ही देख लो। और ये बताओ कि राजेश बाबू की मोहब्बत कैसी है? तो प्रगति है। प्रगति? हाँ मीना, ये तो प्रगति की तस्वीर है। मगर तुम प्रगति को कैसे जानते हो? मीना, प्रगति वो लड़की है जिसको हम बरसों से तलाश कर रहे हैं। क्या? हाँ मीना, तुम्हें याद है उस दिन तुम मेरे घर आई थी और तुम्हारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई थी? हाँ। वो प्रगति की माँ है। क्या कह रहे हो अनिल? हाँ मीना। तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है? मीना, ये रिश्ता ही तो नहीं हो सका, वरना शायद आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं मीना। प्रगति वो लड़की है जिससे एक दिन मेरी शादी होने वाली थी। अनिल, क्या ये सच है? हाँ मीना, लेकिन बात पक्की होने से पहले ही उस बदनसीब लड़की की जिंदगी में एक हादसा हुआ और वो हमें छोड़ के बहुत दूर चली गई। ऐसा क्या हुआ? मीना, प्रगति गांव में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली में काम करती थी। ठाकुर का लड़का विनोद ठाकुर हद दर्जे का जलील और कमीना इंसान है। उसने उस गरीब लड़की से प्यार का नाटक किया, शादी का झूठा वायदा किया और उसे बिन ब्याही मां बना दिया। प्रगति के ख्वाब पूरे नहीं हो सके मीना, क्योंकि विनोद ठाकुर ने उसको धोखा दिया। प्रगति को इस हादसे से बहुत ठेस पहुंची और उसने अपने गर्भ का बच्चा गिरा दिया। मीना, प्रगति इस हादसे को कभी भूल नहीं पाई और वो अपने छोटे भाई और अपनी बदनसीब मां को छोड़कर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। उसकी बदनसीब मां आज भी उसकी आस लगाए बैठी है मीना। लेकिन राजेश को प्रगति कैसे मिली? ये राजेश और प्रगति की मोहब्बत। मगर अनिल, प्रगति राजेश बाबू से प्यार नहीं करती। क्या? हाँ, वो नफरत करती है। नफरत? हाँ, नफरत। की वजह? इसकी वजह है विनोद ठाकुर। राजेश बाबू विनोद ठाकुर के दोस्त हैं। मीना, मीना, इसका मतलब यह हुआ कि राजेश जरूर प्रगति का पता जानता होगा। जानता होगा? ये बहुत खुशी की खबर है मीना, और इसे मैं सबसे पहले प्रगति की मां को सुनाना चाहता हूं। चलो मीना, अभी हम प्रगति की मां के पास चलते हैं। तुम बैठो माँ, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटे। माँ, चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसकी है बेटे? गौरव की लगती है। अच्छा, पढ़ तो, क्या लिखा है मेरे गौरव ने? लिखा है, माँ मैं यहाँ कुशल हूँ,
आशा है तू भी अच्छी होगी। अरे मैं अच्छी हूँ, आगे पढ़ क्या लिखा है? आगे लिखा है कि माँ तुम लोगों की बहुत याद आती है, मगर जब तेरी चिट्ठी आ जाती है तो पढ़कर खुशी दुगनी हो जाती है और लगता है तू मेरे पास है। भगवान मेरे गौरव को सफल करे। माँ आगे लिखा है कि दीदी चिट्ठी के साथ साथ कपड़े और पैसे भी भेजती है मुझे। माँ दीदी इतना प्यार करती है हमसे, फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? वो हमसे दूर क्यों है माँ? वो तो चिट्ठी में अपना पता भी नहीं लिखती, फिर मैं उसकी चिट्ठी का जवाब किस तरह दूं? पता नहीं दीदी कब मिलेगी हमसे। बेटे गौरव, बस इसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास। जब भी दरवाजे पे आहट होती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रगति आ गई, पर नहीं आती। वो नहीं आती बेटे, मेरी प्रगति नहीं आती। अरे अनिल मीना दोनों एक साथ? कौन है शकुंतला? देखो ना माँ, अनिल और मीना आए हैं। अरे आओ बेटा। नमस्ते माँ जी। जीते रहो, खुश रहो। और सुनाओ अनिल, कब सुना रहे हो खुशखबरी? अब माँ जी, आज जो मैं खुशखबरी सुनाने आपको आया हूँ उसको सुनकर आप फूली नहीं समाएंगी। अच्छा, कौन सी खुशखबरी है? माँ जी, प्रगति का पता मालूम हो गया है। क्या 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 कहा? मेरी प्रगति मिल गई? कहाँ है बेटे वो? माँ जी, मैं अभी खुद तो उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उसे जानता है, जिसको प्रगति का पता मालूम है। उसका नाम है राजेश। माँ जी, माँ जी, खबर सुन के मैं इतना खुश हुआ कि राजेश के पास जाने के बजाय पहले मैं आपके पास आ गया आपको खुशखबरी सुनाने। अरे बेटे, तो तू मेरे पास क्यों आया? तू राजेश के पास जाता, प्रगति का पता लेकर प्रगति को मेरे पास ले आता। तुझे नहीं मालूम बेटे, मजदूकियारी की आंखें तरस गई है अपनी प्रगति को देखने के लिए। माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आज ही नहीं बल्कि अभी जा रहा हूँ राजेश के पास। माँ जी, राजेश ये वकील साहब का बेटा है। वकील साहब का बेटा? हाँ माँ जी, और एक खबर मैं आपको और बताना चाहता था, वो प्रगति से बहुत प्यार करता है। प्यार? हाँ माँ जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मेरी प्रगति से शादी नहीं हुई, वरना राजेश जैसा नेक और शरीफ लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आता। बस बस, एक साथ इतनी खुशियों की खबर मत सुना मुझे। मेरा दिल बड़ा कमजोर है बेटे, एक साथ इतनी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अरे माँ जी, उसकी परवाह बिल्कुल मत करिए, यहाँ एक नहीं दो डॉक्टर मौजूद हैं। क्यों चाची? अरे हम तो अपनी खुशियों में मीना बेटी को ही भूल गए। माँ जी, आप क्या समझती हैं? आपकी खुशी में मेरी खुशी नहीं है? माँ जी, प्रगति का मिलना तो हमारी कामयाबी है। बस बस एक बार मुझे मेरी प्रगति की सूरत दिखा दो। क्यों नहीं माँ जी, मैं राजेश के पास अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। चलो मीना। चलो। अच्छा माँ जी, नमस्कार। अच्छा, नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते। भैया क्या ढूंढ रहे हो? पूरा बेडरूम भी उलट पलट कर दिया है। कुछ नहीं। भैया कुछ तो ढूंढ रहे हो और कहते हो कुछ नहीं। मेरा पर्स गुम गया, उसे ढूंढ रहा हूँ। बस तो ऐसा कहो ना। क्यों? तूने देखा है कहीं उसे? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन भैया ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तू नहीं जानती रूपा, वो पर्स बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसमें ऐसी जरूरी की चीज क्या थी उसमें? उसमें रुपए थे। रूपा, तू मुझे अच्छी तरह से जानती है, अगर उसमें सिर्फ रुपए होते तो मैं इतनी परवाह नहीं करता। तो फिर उसमें है क्या? उसमें एक तस्वीर है। तस्वीर? प्रगति की तस्वीर है? हाँ। भैया प्रगति ने तुमसे मिलकर भी मिलने से इनकार कर दिया था। वो तो तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती है और तुम उसकी तस्वीर के पीछे पड़े हो।
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं रूपा। और मैं समझना भी नहीं चाहती। भैया, प्रगति की तस्वीर को तुमने इतने दिनों से अपने मन मंदिर में रखा, उसकी पूजा की, और उसने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ? वो तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। तुम क्या उसकी तस्वीर से बातें करोगे? हाँ रूपा, अगर मुझे प्रगति नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर उसकी तस्वीर से ही बात करूंगा। और भैया, अगर तस्वीर नहीं मिली तो? हाय मीना, हेलो, आइए ना। अरे मीना, डॉक्टर अनिल। कैसी हो रूपा? बस ठीक हो। रूपा जी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। कबूल किया, आइए ना। हेलो राजेश। हेलो अनिल। हेलो राजेश। हाय मीना। क्या बात है यार, बड़े टेंस लग रहे हो? कुछ नहीं यार अनिल, दरअसल मेरा पर्स खो गया है। कहीं ये पर्स तो नहीं है? अरे यही तो है। अब तुम्हें कहाँ से मिल गया? कल रात आप हमारे घर भूल गए थे। थैंक यू सो मच मीना, मेरी तो जान निकल गई थी। राजेश, इस पर्स में लगी फोटो प्रगति की है ना? हाँ। इस कदर प्यार करते हो तुम उससे? प्यार? मैं प्रगति से सिर्फ प्यार नहीं करता हूँ अनिल, वो जिंदगी है। अरे मगर हम लोग खड़े क्यों हैं? बैठो ना। रूपा, अपने हाथ की गरम गरम चाय बना के लेकर आओ। चलो। अभी लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ रूपा। हाँ चलो। राजेश, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। प्रगति है कहाँ? पहले मेरे दिल में रहती थी, मगर अब कहाँ है? अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है अनिल। राजेश, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूं मीना से, मगर एक कहानी ऐसी है जिसको तू भी नहीं जानता। कौन सी कहानी? मेरी और प्रगति की कहानी। तुम प्रगति को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं उसे। मगर कैसे? राजेश, एक वक्त था जब प्रगति से मेरी शादी होने वाली थी। क्या? क्या कह रहा है तू? हाँ राजेश, ये उन दिनों की बात है जब प्रगति अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। मेरी चाची ने उसकी तस्वीर दिखाई थी मुझको और मैंने हाँ कर दी थी। फिर क्या हुआ? फिर एक अनर्थ हो गया। एक कमीने ने प्रगति के साथ प्यार का झूठा नाटक किया, शादी का वादा किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस कमीने का नाम जानता हूं अनिल, विनोद ठाकुर। हाँ राजेश, वो विनोद ठाकुर ही है। प्रगति अपनी बूढ़ी मां और भाई को छोड़कर उस गांव से हमेशा के लिए दूर चली गई, लेकिन विनोद ठाकुर के बाप ने उन्हें भी उस गांव से निकलवा दिया। हाँ अनिल, प्रगति से मिलने मैं भी गांव गया था, मगर वो मुझे नहीं मिली। राजेश, हम लोग न जाने कब से उसको ढूंढ रहे हैं। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे घर पर आए थे तो तुम्हारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई थी? हाँ। प्रगति की मां है। What? हाँ राजेश, उस बदनसीब औरत का अपनी बेटी की जुदाई में रो रो के आंसू सूख गए हैं। अगर तुझे उसका पता हो तो हमको बता दे राजेश। वो ईसा मूसा गारमेंट्स में काम करती है ना? ओह राजेश, मैं जाके उससे मिलूंगा। इनफैक्ट मुझको ये भी पता है कि वो अब तुझसे नफरत करती है। मगर तुझे कैसे मालूम? मुझे मीना ने बताया है। प्रगति मुझसे सिर्फ नफरत ही नहीं करती, वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती है। इस नफरत की वजह है विनोद ठाकुर से तुम्हारी दोस्ती। मगर अनिल, मैं उस कमीने से अपने रिश्ते तोड़ चुका हूं। मैं जानता हूं राजेश, लेकिन क्या बताऊं यार, जिंदगी की बिसात पे हम सिर्फ मोहरे हैं और ये मोहरे वक्त के साथ ही चलते हैं। वक्त ही बिगाड़ता है, वक्त ही संवारता है। तुझे अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ अनिल, मेरी जिंदगी में अब इंतजार ही तो रह गया है। राजेश, तुझे प्रगति की तस्वीर मिल गई है ना? मेरा दिल कहता है एक दिन तुझे प्रगति भी जरूर मिल जाएगी।
फोन भी चालू है। ईसा भाई? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। जी मैं डॉक्टर अनिल हूँ और ये मीना है। हम आपसे मिलना चाहते थे। जी दरअसल हम प्रगति से मिलना चाहते। प्रगति यहाँ नहीं रहती है। हम लोग राजेश बाबू के एक दोस्त हैं। आप किसी के भी दोस्त हो, मगर मेरा जवाब वही रहेगा कि प्रगति यहाँ नहीं रहती है। तो एक मिनट, क्या कहा आपने? जी हम राजेश के दोस्त हैं। आप प्रगति को कैसे जानते हैं? जी मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक तस्वीर देखी है। तस्वीर देखी है? कहाँ? राजेश बाबू के पर्स में। ओह अच्छा, यानी कि राजेश बाबू अपनी पर्स में प्रगति की तस्वीर भी रखते हैं। ईसा भाई ये समझ लीजिए, तस्वीर रखता ही नहीं बल्कि उस तस्वीर की पूजा करता है। अरे मूसा, सुन रहे हो तो क्या कह रहे हैं ये? ईसा भाई मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि प्रगति के दिल में जो राजेश के लिए नफरत है उसे निकाल कर फेंकना होगा। या अल्लाह, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। ईसा भाई, इस काम में हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। वाह, जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें नेकी दे। कैसी हो अंजू? ठीक हूँ। अच्छा ये सामान तेरे घर के लिए है, देख ले इसे और देख के अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे बता देना। अब किस चीज की कमी हो सकती है प्रगति? एक नई जिंदगी मिली है, नया घर और फिर तुम्हारे जैसे हमदर्द। ये तुम लोगों की सबसे बुरी आदत है, जब देखो एहसान गिनाने लगते हो। अब दे दो ना इसे सामान। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम क्या देख रहे थे? कुछ नहीं प्रगति जी, मैं सोच रहा था कि अकेली औरत के लिए जिंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है ना। अकेली औरत के लिए ही क्यों, अकेले मर्द के लिए भी। हर मर्द तो बलवान होता है, वो तो हर मुसीबत से निपट लेता है, मगर औरत को तो सहारे की जरूरत होती है ना। अगर वो सहारा जिंदगी भर का हो तो 4 दिन का सहारा कोई सहारा नहीं होता। प्रगति जी, मैं तुम्हारे इशारों को समझ रही हूँ और अंजू के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अंजू के पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। अगर अंजू मुझे मिल जाएगी ना तो मैं अपने आप को मिटा कर भी उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगर ये बात है तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। भाई डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगा आज आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करके। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। अरे आओ आओ प्रगति बेटी, देखो कौन मिलने आया है तुम्हें। ये है डॉक्टर अनिल। प्रगति बेटी, डॉक्टर अनिल तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। प्रगति जी, दरअसल मैं आज आपके पास उस औरत की तरफ से आया हूं जिसने आपकी राह देखते देखते इतना वक्त काट दिया, लेकिन आज भी उसकी आंखें आपको मिलने के लिए तरस रही हैं। वो मजबूर औरत आज भी जब दरवाजे पे जरा सी आहट होती है तो यही सोचती है कि शायद उसकी बेटी उससे मिलने आई है। रो रो कर उस औरत की आंखों के आंसू तो सूख गए हैं प्रगति जी, लेकिन उसके दिल की तड़प आज भी बरकरार है। अपनी माँ को बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने ये तो उनको बताया है कि आप मिल चुकी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। प्रगति जी, जो काम आप यहाँ अकेले रहकर कर रही हैं, वो तो अपनी माँ के साथ घर पे रहकर भी कर सकती हैं। मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी उनके बगैर तड़पती हूँ। मेरा दिल भी चाहता है उनसे मिलने के लिए। मैं कई बार उस घर के पास गई हूँ, सिर्फ उन्हें छुप छुप कर देखने के लिए। मैं जानता हूँ उसे, लेकिन आप भी तो ये समझिए कि जब भी आप कुछ सामान अपनी माँ के लिए छोड़कर आती हैं, तो हर बार वो यही सोचती है कि प्रगति सामान तो दे जाती है, लेकिन खुद मिलने क्यों नहीं आती। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि मैं मजबूर हूं। दुनिया ने मुझे
जो दाग दिए हैं उनकी चुभन हरदम मैं महसूस करती हूँ। और फिर वो चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं जो मेरी बर्बादी का कारण बने। मैंने एक एक पल का हिसाब रखा है, एक एक दर्द को सीने में छुपा के रखा है, एक एक जख्म को हरा रखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो अत्याचार का जमाना, वो जिल्लत का जमाना। उन जालिमों ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं उन्हें वापस जरूर लौटाऊंगी। नफरत के बदले में नफरत दूंगी, बर्बादी के बदले में बर्बादी दूंगी मैं। लेकिन ये लड़ाई मैं अकेली लड़ना चाहती हूँ। माँ और गौरव मेरी कमजोरी है। अगर मैं माँ और गौरव के साथ रहूंगी मैं कमजोर हो जाऊंगी। माँ और गौरव को पाने की खुशी में मैं उन जख्मों को भूल जाऊंगी जो मेरे शरीर पर लगे हैं, मेरी आत्मा पर लगे हैं।